नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 44वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो व्यक्तित्व मापन एवं परीक्षण का हम लोग मैराथन क्लास करेंगे। तो आप लोगों के सामने मैं 15 से 20 से क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रॉपर। ये जो टॉपिक है व्यक्तित्व का मापन एवं परीक्षण में, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का कोई मदद नहीं करने वाला। जो आप आंसर लोगे उसी के बेस पर ये डिसाइड होगा कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे नहीं कर पाओगे, ये डिसाइड होगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और खुद से आंसर लेने की कोशिश करना है। और ये जो क्लास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। और आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं मैराथन क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एटलीस्ट एग्जाम तक की सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों की इच्छा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी को, ऑप्शन बी कोल्डवेव कुक को, ऑप्शन सी फ्रोबेल को, या ऑप्शन डी सुकरात को। तो क्या इसका आंसर होगा? आप लोगों के पास लगभग 4 से 5 सेकंड का टाइम है, तो ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लोगों को और ज़्यादा टाइम चाहिए तो बीच में रोक लीजिए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिए। उसके बाद विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इन सभी जो प्रश्नों का आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सुकरात को। कैसे? प्रश्न उत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो प्रश्न उत्तर विधि का जो जनक माना जाता है वो सुकरात को माना जाता है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेसरी को जो लिखा है ना, वो मॉन्टेसरी एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने ना मॉन्टेसरी विधि चलाया था। क्या? तो मारिया मॉन्टेसरी नामक एक जो व्यक्ति है, जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने मॉन्टेसरी विधि चलाया था, जिसमें बच्चों के ना प्राथमिक जो स्कूल होता है ना उस प्रकार से उन्होंने प्ले स्कूल बनवाया था। और ये मॉन्टेसरी विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये मॉन्टेसरी विधि जो है वो मारिया मॉन्टेसरी ने चलवाया था, तो इसे आप लोगों को भी नोट करना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी फ्रोबेल को बोला है ना, तो ये जो फ्रोबेल है ना वो किंडरगार्टन विधि के जनक है। क्या? तो फ्रोबेल जो है वो किंडरगार्टन विधि के जनक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी प्रश्न पूछा जाए किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, तो उसको आप लोगों को फ्रोबेल लेना है। और याद कैसे रखना है आप लोगों को? सबसे पहले इसमें दिया है ना किंडरगार्टन विधि, तो किंडरगार्टन जो बोला है ना, तो गार्डन से आप लोग नॉर्मल गार्डन जो घूमने के लिए जाते हो ना, तो वो गार्डन समझना। और गार्डन में क्या रहता है? गार्डन में मेढक रहता है। मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रॉग बोलते हैं। और फ्रॉग से क्या बना है? फ्रोबेल बना है। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोबेल है। किंडरगार्टन में गार्डन नॉर्मल समझ में आना, तो गार्डन से आप लोगों को क्या लेना है? नॉर्मल घूमने जाता हूँ वो गार्डन वो है। गार्डन में क्या रहता है? मेढक रहता है। और मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रॉग बोलते हैं। और फ्रॉगेल फ्रॉग से क्या बना है? फ्रोबेल बना है। तो इस प्रकार से किंडरगार्टन विधि का जो जनक है वो फ्रोबेल है। ऐसे आप लोगों को पढ़ते हुए समझना है, रटना नहीं है। अगर मैं आप लोगों को ऐसे बताया तो आप लोगों को दिमाग में वो क्लिक करेगा, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सुकरात जो है वो प्रश्न उत्तर विधि के जनक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का सापेक्षी परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन बी टीएटी, ऑप्शन सी शब्द साहचर्य परीक्षण, या ऑप्शन डी 16 PF परीक्षण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 पीएफ परीक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का सापेक्षी परीक्षण नहीं है? तो व्यक्तित्व का जो सापेक्षी परीक्षण नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी 16 पीएफ परीक्षण करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ना एक चीज़ बता दूं, व्यक्तित्व को मापने के लिए मतलब किसमें कितना व्यक्तित्व है उसको मापने के लिए सापेक्षी परीक्षण किया गया था, जिसके अंतर्गत रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण भी आता है, टीएफटी परीक्षण भी आता है और शब्द साहचर्या परीक्षण भी आता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दो, मतलब रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण क्या है ये बता दो। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, हरमन रोरसक, कौन? तो हरमन रोरसक नामक मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था, 1884 से लगभग 1920 तक की ना एक परीक्षण किया था। और ख़ास तौर से ये जो परीक्षण है वो 1921 में इस तकनीकी का विकास किया था, जिसमें ना रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किया था। मतलब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए रोरसा स्याही धब्बा का परीक्षण किया जाता है, जिसके अंतर्गत लगभग 10 अलग अलग कार्ड दिखाया जाता है, जिसमें कुछ डॉट डॉट अलग अलग स्याही धब्बा रहता है, जिसको पहचानने के लिए क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति को दिखाया जाता है और उस व्यक्ति के परीक्षण के माध्यम से ना उसके व्यक्तित्व को मापा जाता है। तो इसमें अलग अलग ना स्याही और धब्बे लगे हुए जो कार्ड है वो दिखाए जाते हैं, जिनको दिखा करके क्या किया जाता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। तो ये स्याही धब्बा परीक्षण कहलाता है। तो यही चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। लगभग 10 कार्ड उसमें रहता है, अलग अलग स्याही धब्बा लगा हुआ। ठीक है, केवल इतना ही जानिए, एकदम डीप में समझने की आवश्यकता नहीं है। क्या है इसको जानिए और किसने किया था इसको जान लीजिए। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी टीएटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। टीएटी का जो फुल फॉर्म है वो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। क्या? तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, ये भी व्यक्तित्व को मापने के लिए एक परीक्षण विधि है। और ये कैसा विधि है अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो इसमें व्यक्तियों को कुछ अस्पष्ट चित्र दिखाया जाता है, मतलब ना कुछ बिना स्पष्ट वाला चित्र दिखाया जाता है और उन चित्रों के माध्यम से उनसे कहा जाता है कि आप इनसे ना एक कहानी बनाइए या उनसे कुछ स्टोरी बना करके हमको बताइए। तो वो जो व्यक्ति क्या करता है, वो अस्पष्ट चित्र को देख करके क्या करता है, अपने मन में जो भावनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं और आंतरिक जो संघर्ष है, मतलब उस चित्र को देखकर एक कहानी बनाना होता है अपने अनुभव के माध्यम से। और उस कहानी के माध्यम से ना ये जो टेस्ट है वो लिया जाता है और उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। मान के चलो मैं आप लोगों को पर्सनली रूप से कोई भी एक चित्र बना दूं अस्पष्ट और आप लोगों से पूछूं इस पर आपकी क्या राय है, या इस पर आप किस प्रकार की कहानी बना सकते हो, क्या बोल सकते हो इस पर। तो इस प्रकार की जब मैं आप लोगों से टेस्ट लूँगा तो वो टीएटी परीक्षण कहलाएगा। ठीक है, और इसके फुल फॉर्म को याद रखना है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहलाता है। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी शब्द साहचर्या परीक्षण के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। शब्द साहचर्या परीक्षण को जो इंग्लिश नाम है वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहलाता है। क्या? तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहलाता है ये। और इस विधि के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें व्यक्ति को एक शब्द सुनने के बाद तुरंत उसके दिमाग में जो आने वाला पहला शब्द रहता है उसको बताना होता है। मान के चलो अगर मैं कोई शब्द आप लोगों को बोलूं और बोलने के बाद ना जो आपके दिमाग में पहला शब्द आएगा उसको तुरंत आप लोगों को बताने के लिए मैं कहूँगा, और उस शब्द के आधार पर मैं आप लोगों को क्या करूँगा, व्यक्तित्व को आप लोगों को मापूंगा मैं। मतलब आपके व्यक्तित्व किस प्रकार का है, क्या सोचते हो, इसको समझने का जब मैं कोशिश करूँगा ना, तो ये शब्द साहचर्या परीक्षण कहलाता है और यह भी व्यक्तित्व को मापने की एक परीक्षण है। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है थोड़े थोड़े से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल मेरे को आप लोगों को एक आंसर बता के नहीं जाना है, सभी को थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताना है मेरा उद्देश्य, ताकि आप लोगों को याद रहे। रटवाना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, ये आप लोग जान लो। रटना होता तो एक प्रश्न को बता देता उसका बाद चला जाता, लेकिन मेरे को समझाना है आप लोगों को चहुमुखी तरीके से, तो इसीलिए सारे ऑप्शन को बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को अब ध्यान से पढ़िए। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वमूल्यांकन विधि, ऑप्शन बी प्रक्षेपण विधि, ऑप्शन सी परिस्थितीय परीक्षण विधि या ऑप्शन डी रेटिंग स्केल विधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेपण विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो प्रक्षेपण विधि का उदाहरण है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को बताया था ना कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण क्या होता है। तो रोरसा स्याही धब्बा जो परीक्षण होता है वो 10 लगभग जो कार्ड होता है उसको दिखाया जाता है किसी व्यक्ति को जिसका व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है। और इस कार्ड में क्या रखता है? स्याही धब्बा परीक्षण, मतलब चित्र न धब्बा और स्याही के माध्यम से दिखाया जाता है और उसको दिखाने के बाद पूछा जाता है इसके बारे में कि वो किस प्रकार से उस पर कहानी बहान बना सकता है या क्या इससे समझता है। तो इस प्रकार से जो 10 कार्ड अलग अलग दिखा करके, कुछ कार्ड जो होता है वो ब्लैंक रहता है कोरा, और कुछ कार्ड जो रहता है वो वाइट और ब्लैक का स्याही धब्बा रहता है। तो इस प्रकार से ना उसको दिखा करके क्या किया जाता है, उसका प्रक्षेपण विधि के माध्यम से उसके व्यक्तित्व को मापा जाता है। तो इसे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से जानते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए स्वमूल्यांकन विधि। स्वमूल्यांकन विधि का मतलब होता है स्वयं के मूल्यांकन करना, मतलब स्वयं की जो स्किल है, कौशल है, या उसके अलावा कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, क्या सीख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जब खुद मूल्यांकन करते हैं तो वो स्वमूल्यांकन विधि कहलाता है। उसके अलावा रेटिंग स्केल विधि। रेटिंग स्केल विधि का मतलब ये होता है कि अपने आप को या कि जिसके बारे में हम लोग रेटिंग कर रहे हैं, जिसका परीक्षण कर रहे हैं, तो उसके बारे में रेटिंग देना कि वो सही है कि गलत है, कितना मार्क्स पाया, कितना नहीं पाया, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो, तो वो रेटिंग स्केल विधि कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है एक। ऑप्शन ए प्रक्षेपीय विधि, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ विधि, ऑप्शन सी विषयनिष्ठ विधि, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रक्षेपीय विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, तो रोरसा स्याही धब्बा जो परीक्षण है वो प्रक्षेपीय प्रविधि करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना जी, है तो ये प्रक्षेपीय प्रविधि कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। रोरसा स्याही का धब्बा परीक्षण किस प्रविधि के उपयोग का उदाहरण है? ऑप्शन ए मापनी प्रविधि, ऑप्शन बी प्रक्षेपी प्रविधि, ऑप्शन सी निरीक्षण प्रविधि, या ऑप्शन डी प्रश्न प्रविधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेपी प्रविधि करेक्ट हो जाएगा। ये भी सेम प्रश्न है जी, थोड़ा सा हल्का सा इसमें घुमाया जाता है प्रश्नों को अलग अलग तरीके से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। रोरसाक इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी अभिरुचि, या ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व। कैसे? रोरसाक इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो रोरसाक इंक ब्लास्ट टेस्ट का जो प्रयोग है वो व्यक्तित्व को मापन के लिए ही ना किया जाता है। और ये रोरसाक इंक ब्लास्ट टेस्ट जो है वो क्या कहलाता है? रोरसाक स्याही धब्बा विधि तो कहलाता है जी। इसको अंग्रेजी में लिख दिया गया, मतलब इसको हिंदी में इसमें टेक्स्ट लिखा, लेकिन अंग्रेजी मीनिंग है ये, है ना। और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो क्या होगा? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण कहलाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो रोरसाक इंक ब्लास्ट टेस्ट कहलाता है या रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण कहलाता है। तो इन दोनों को आप लोगों को समझना है, मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को अब ध्यान से पढ़िए। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 14। तो क्या इसका आंसर होगा?
क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 10 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है। आप लोगों को पहले ही प्रश्न में आप लोगों को बताया था ना कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण क्या होता है, जिसमें आप लोगों को बताया था ना कि 10 कार्डों को दिखाया जाता है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापना होता है, व्यक्तित्व की परीक्षण करना होता है, उस व्यक्ति को लगभग 10 कार्ड दिखाया जाता है, जिसमें क्या होता है स्याही धब्बा रहता है, मतलब अलग अलग चित्र बना होता है ब्लैक एंड वाइट में, और इसमें कुछ में वाइट कलर का पेपर होता है और कुछ जो होता है उसमें ब्लैक एंड वाइट का स्याही धब्बा रहता है, और टोटल 10 कार्ड दिखाया जाता है और इस कार्डों के माध्यम से उनसे कुछ सवाल पूछा जाता है और उन सवाल के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, मापा जाता है कि उसमें कितना व्यक्तित्व क्षमता है। तो टोटल 10 कार्ड दिखाया जाता है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है रोरसा स्याही धब्बा विधि में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ऑप्शन सी निर्धारण मापनी या ऑप्शन डी अवलोकन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी तकनीकी है? तो व्यक्तित्व मापने की जो प्रक्षेपी तकनीकी कहलाएगा वो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहलाया जाएगा। और ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के अंदर क्या क्या आएगा? तो वो साक्षात्कार भी आ जाएगा, निर्धारण मापनी भी आ जाएगा, अवलोकन भी आ जाएगा, और उसके अलावा क्या आएगा? प्रश्नावली परिस्थिति भी आ जाएगा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधि भी आ जाएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध के अंतर्गत ये तमाम चीज आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इतने सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को अब ध्यान से पढ़िए। टीएटी खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए रोरसा, ऑप्शन बी आलपोर्ट, ऑप्शन सी मैस्लो या ऑप्शन डी मरे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मरे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? टीएटी खालिस्तान द्वारा बनाया गया। तो टीएटी जो है ना वो मरे द्वारा बनाया गया, और ये जो मरे है ना उसका पूरा नाम जो है वो हेनरी ए मरे है। क्या? तो हेनरी ए मरे है ना उसने टीएटी परीक्षण दिया। अब टीएटी परीक्षण क्या होता है आप लोगों को पहले बताया था ना, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहलाता है। क्या? तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहलाता है, और इसमें क्या किया जाता है? एक अस्पष्ट चित्र को दिखाया जाता है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, मतलब किसी प्रकार के चित्र को दिखाया जाता है जो स्पष्ट नहीं रहता, और इसके बारे में उससे कुछ सवाल पूछा जाता है और पूछा जाता है कि इसके बारे में एक कहानी बनाओ। तो वो जो व्यक्ति है अपने व्यक्तित्व का उपयोग करते हुए क्या करता है? उस पर एक कहानी बनाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की जो टेस्ट है ना उसके व्यक्तित्व की परीक्षण के लिए किया जाता है, और ये किसने किया था? तो 1930 में। कब? तो 1930 में ना हेनरी ए मरे ने ये जो टेस्ट है वो किया था। तो यह आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को अब ध्यान से पढ़िए। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने बनाया था? ऑप्शन ए हरमन रोरसा, ऑप्शन बी मॉर्गन ए मुर्रे, ऑप्शन सी मिनीसोटा या ऑप्शन डी गाल्टन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट गेस तो कीजिए, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मॉर्गन एवं मुर्रे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने बनाया? तो ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है वो हिंदी नाम है, इसका जो अंग्रेजी नाम है अभी जस्ट आप लोगों को बताया था ना टीएटी। क्या? तो टीएटी इसका अंग्रेजी नाम क्या होगा? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट हो जाएगा। क्या? तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट हो जाएगा, जिसे किसने विकसित किया था? मरे ने किया था, जिसे मुर्रे के नाम से भी जाना
जाता है? हेनरी मुर्रे आप लोगों को बताया था ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका हिंदी जो नाम होगा वो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो अंग्रेजी में आप लोगों को केवल टीएटी परीक्षण के बारे में पूछे, चाहे वो थीमेटिक अपर सेस्टन टेस्ट पूछे, चाहे वो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण पूछे, तीनों के तीनों एक ही है, आप लोगों को याद रखना है। हेनरी मुर्रे ने दिया था, किसने? तो हेनरी ए मुर्रे ने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। और कब दिया था? 1930 को दिया था। और ये टीएटी क्या होता है आप लोगों को जस्ट अभी बताया हूँ ना, तो उसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को अब ध्यान से पढ़िए। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास खालिस्तान द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए साइमंड, ऑप्शन बी होल्टजमैन, ऑप्शन सी मरे या ऑप्शन डी बेलक। तो क्या इसका आंसर होगा? अभी आप लोगों को दो प्रश्न मैं बताया हूँ जस्ट, तो गलत नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मरे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मतलब टीएटी, और टीएटी को क्या बोलते हैं? थीमेटिक अपर सेशन टेस्ट का विकास खालिस्तान द्वारा किया गया। तो वो मरे द्वारा ही ना किया गया जी, जिसे मुर्रे भी नाम से जाना जाता है, और पूरा जो नाम है वो हेनरी ए मरे के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों तीनों नामों को याद रखना है, तीनों एक ही है। 1930 में इसको दिया गया था। कब? तो 1930 में ये जो टेस्ट है वो किया गया था टीएटी का, थीमेटिक अपर सेशन टेस्ट को। और इसका टेस्ट कैसे लिया जाता है? एक अस्पष्ट चित्र को दिखाया जाता है, और इस चित्र के माध्यम से जिसका व्यक्तित्व परीक्षण को लिया जाता है तो उसको दिखाया जाता है, और उससे पूछा जाता है इस पर एक कहानी बनाइए बोल करके, या ये कैसे समझ में आता है बोल करके। तो इस प्रकार से परीक्षण लिया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसे रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को ये समझने की कोशिश करना है इसको कितने प्रकार से घुमाया गया है, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये मत समझिए कि सेम प्रश्न आ रहा है सर, सेम प्रश्न है तो हम लोग कैसे करें। ऐसे नहीं, कैसे घुमा करके इसमें पूछा जा सकता है, ये टेक्निक को आप लोगों को ध्यान देना है कि ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। एक अध्यापक विद्यार्थियों के खाली स्थान का मापन करने के लिए विषय आत्मबोधन परीक्षण टीएटी प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए उपलब्धि, ऑप्शन बी जागरूकता, ऑप्शन सी अभिवृद्धि या ऑप्शन डी व्यक्तित्व। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व। कैसे? एक अध्यापक विद्यार्थी को खाली स्थान का मापन करने के लिए विषय आत्मबोधन परीक्षण टीएटी प्रकाशित करता है। अब आप लोगों के माइंड में तुरंत क्लिक किया होगा ना कि ये जो टीएटी जो दिया है ना, इसको देख करके आपके माइंड में क्लिक किया होगा थीमेटिक अपर सेशन टेस्ट है ना। टीएटी किसने दिया था? तो वो हेनरी ए मुर्रे ने दिया था। आप लोगों को ये भी बताया, ये भी नाम याद आया हो गया। और ये कैसा परीक्षण है? तो ये व्यक्तित्व को मापने वाली परीक्षण है, आप लोगों को ये भी बताया ना। तो ऐसे आप लोगों को क्लिक करेगा आपके माइंड में, पूरा ये प्रश्न है वो क्लिक भले ही ना करे चलेगा, लेकिन ये जो टीएटी लिखा है ना थीमेटिक अपर सेप्शन टेस्ट, या पूरा लिख देते फिर भी आपके माइंड में क्लिक करता कि ये क्या है, व्यक्तित्व मापने की क्या है, एक विधि है। और इसको किसने दिया था? हेनरी ए मुर्रे ने दिया था। कब दिया था? तो 1930 में दिया था। और ये परीक्षण क्या है? अगर ऐसे पूछा जाता तो इजी बता देते कि एक चित्र दिखाया जाता है, अस्पष्ट चित्र को दिखाया जाता है, और चित्र को दिखा करके जिस व्यक्ति का क्या है व्यक्तित्व का परीक्षण लेना है उसको दिखा करके पूछा जाता है कि इस पर ये जो चित्र है उस पर आप एक कहानी बनाइए, या उसके अलावा इस पर कुछ अपना विचार रखिए। तो इसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ऐसे आप लोगों को समझना है, समझ में आया मैं आप लोगों को समझाना क्या चाहता हूँ? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को अब ध्यान से पढ़िए। थीमेटिक अपर सेप्शन टेस्ट टीएटी में सन्निहित है। ऑप्शन ए 40 तस्वीरें, ऑप्शन बी 30 तस्वीरें, ऑप्शन सी 25 तस्वीरें या ऑप्शन डी 45 तस्वीरें। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट आप लोग गेस कीजिए, फिर विस्तार पूर्वक इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा मैं।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 30 तस्वीरें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट टीएटी में सन्निहित होते हैं। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में 30 तस्वीरें सन्निहित होते हैं, यह आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको टीएटी के नाम से जानते हैं, ये जो टेस्ट है ना, अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना है तो उसको टोटल 31 कार्ड दिखाया जाता है। किसना? तो ये जो टीएटी है ना, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसमें टोटल 31 कार्ड रहता है और इसमें जो एक कार्ड है वो पूरी तरह से वाइट रहता है। उसके बाद जो 30 कार्ड है ना, 30, उस कार्ड में क्या होता है, अलग अलग ब्लैक एंड वाइट में उसका चित्र होता है। तो इसमें से ना कोई कोई चित्र को दिखा करके क्या किया जाता है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण लेना है उसको दिखाया जाता है और दिखा करके क्या किया जाता है, उससे कुछ इस पर कहानी कहने के लिए बोलता है या अपना जो विचार है वो करने के लिए बोलता है कि आप अपना विचार इसमें स्पष्ट कीजिए, इसका कहानी के माध्यम से बताइए बोल करके। तो इस टेस्ट के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का परीक्षण लिया जाता है। टोटल 31 कार्ड लिया जाता है, लेकिन एक जो कार्ड है वो वाइट होता है, प्योर वाइट, किसी भी प्रकार से चित्र नहीं होता है, तो इसीलिए इसका टोटल 30 कार्ड लिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और बताया था ना कि इंक स्याही, क्या तो रोरसा इंक स्याही धब्बा वाला बताया था ना टेस्ट, तो उसमें कितना कार्ड होता है, तो उसमें 10 कार्ड होता है। इसमें कितना कार्ड होता है, तो 30 कार्ड होता है। इन दोनों के फ़र्क को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी अभिक्षमता या ऑप्शन डी अभिरुचि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है वो व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ थोड़ा सा बता दूं, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और उसके अलावा क्या है, रोरसा स्याही धब्बा टेस्ट, तो आप लोगों को दोनों में याद रखना है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और रोरसा स्याही धब्बा टेस्ट, इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक सा अंतर है। जैसे रोरसा स्याही धब्बा में क्या था, रोरसा स्याही धब्बा में क्या दिया जाता था, एक कार्ड दिखाया जाता था और उसमें ब्लैक एंड वाइट का चित्र होता था। क्या? तो ब्लैक एंड वाइट का क्या है, स्याही धब्बा वाला चित्र होता था। तो ये क्या कहलाता था, तो रोरसा स्याही धब्बा कहलाता था। लेकिन इसमें ये देखो क्लाउड पिक्चर टेस्ट, तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट में स्याही धब्बा की बजाय जो बादलों के आकार में जो क्लाउड होता है ना, तो उस प्रकार का पिक्चर दिखाया जाता था, जिसका व्यक्तित्व को मापना होता है उसके लिए। तो इन दोनों में बेसिक सा थोड़ा सा अंतर है, इसको आप लोगों को याद रखना। और दोनों के दोनों व्यक्तित्व का मापने के लिए किया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी अभिरुचि, ऑप्शन सी व्यक्तित्व या ऑप्शन डी दबाव। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 16 PF का जो प्रयोग है वो व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। और ये 16 PF क्या होता है, ये अगर आप लोगों को बताओ ना, तो 16 पर्सनालिटी फैक्टर, कितना, तो 16 पर्सनालिटी फैक्टर दिया था। किसने दिया था? तो ये जो दिया था वो RB कैटल ने दिया था, जिसका पूरा नाम अगर आप लोगों को बताओ ना, तो डॉक्टर रेमंड कैटल ने दिया था। कौन? तो डॉक्टर रेमंड कैटल ने 16 प्रकार की पर्सनालिटी फैक्टर दिया था, जिसका उद्देश्य क्या था, तो वो व्यक्तित्व को मापने के लिए दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए TAT, ऑप्शन बी 16 PF, ऑप्शन सी रेवन का परीक्षण या ऑप्शन डी ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले।
तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रेवने का परीक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? मतलब ये चार ऑप्शन अलग अलग दिया था, इन चारों में से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। अब तक हम लोगों ने टीएटी के बारे में पढ़ा था ना, थीमेटिक अपर सेक्शन टेस्ट के बारे में, 16 पीएफ के बारे में पढ़ा था ना आप लोगों को, उसके अलावा ड्रॉ ए मैन के बारे में भी पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन रेवने का परीक्षण हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। रेवने का जो परीक्षण है वो बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है, मतलब बुद्धि परीक्षण के नाम से ये जाना जाता है, जो एक अमूर्त तर्क एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। ये इसके परीक्षण के लिए जो समस्या समाधान की जो क्षमता है ना, उसको मापने के लिए किया जाता है रेवने का परीक्षण। तो ये बुद्धि से रिलेटेड है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये तीनों के तीनों टीएटी हो चाहे 16 पीएफ हो चाहे ड्रॉ ए मैन, ये तीनों के तीनों जो परीक्षण है वो व्यक्तित्व परीक्षण से मापा जाता है, मतलब व्यक्तित्व परीक्षण मापने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इन तीनों को अलग से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची एमएमपीआई का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए गिलफोर्ड व जिमरमैन, ऑप्शन बी हाथवे व मैकीनले, ऑप्शन सी पोर्टर व कैटल, या ऑप्शन डी आइसेक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हाथवे व मैकीनले करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची एमएमपीआई का निर्माण किसने किया था? तो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व जो सूची है उसका जो निर्माण है वो हाथवे व मैकीनले ने किया था, यह आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। और ये जो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची है ना, इसमें लगभग 500 प्रश्न अलग अलग होते हैं, और इन प्रश्नों के माध्यम से क्या किया जाता है, जिनका व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, जिसका परीक्षण लिया जाता है, उनसे ना इस प्रकार के जो 500 अलग अलग प्रश्न हैं उसमें से कुछ प्रश्न पूछा जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि उसका जवाब हाँ या ना में दो। तो इस प्रकार की जो परीक्षण होता है ना, उसे मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची कहा जाता है या परीक्षण कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है हाथवे और मैकीनले ने किया था, यह आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। थोड़ा सा जूम किया तो छोटा दिख रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोगों को दो प्रकार की सूची दिया है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में मनोवैज्ञानिक का परीक्षण दिया है और सूची 2 में मनोवैज्ञानिक के नाम दिया है। सबसे पहले ए को पढ़िए बुद्धि परीक्षण, दूसरा अभिरुचि परीक्षण, तीसरा व्यक्तित्व परीक्षण और चौथा सृजनात्मकता। उसके अलावा मनोवैज्ञानिकों के नाम, सबसे पहला रोडसा, दूसरा टोरेंस, तीसरा बीने और चौथा स्टैंग और पांचवा लिकर्ट, ठीक है। तो आप लोगों को इसको सुमेलित करना है, मतलब आपस में जोड़ना है। आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला देखिए बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो बुद्धि परीक्षण बीने ने दिया था। आप लोगों को मैं पहले क्लास में भी बताया था ना कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है, या बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने दिया था? तो ये बीने ने दिया था। आप लोगों को बताया था ना, बीने और साइमन दोनों को मिल करके दिया था 1905 में लगभग, आप लोगों को बताया था इसके बारे में। उसके अलावा बी को पढ़िए अभिरुचि। तो अभिरुचि जो है ना वो लिकार्ट ने दिया था, यह आप लोगों को याद रखना है। तीसरा व्यक्तित्व परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण का तो लगभग 8 से 10 प्रश्न इसी का हो गया जी, रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण अभी आप लोगों को बताया हूँ ना। उसके अलावा डी सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता जो है वो टॉरेंस ने दिया था। तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा इसमें ABCD करके दिया ना, तो हम लोगों ने केवल 4 ही लिया, और ये जो चौथा इसमें जो छूट गया ना, तो इसके बारे में आगे इसमें प्रश्न ही नहीं दिया था, तो हम लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।